हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10 साइंस विज्ञान 2023 बोर्ड परीक्षा जो 2023 में छात्र देंगे कक्षा 10 के बारे में। दोस्तों क्लास 10 साइंस की जो विज्ञान की सीरीज है वो हमने चला रखी है, यानी विज्ञान के दोस्तों हमने 10वीं के और 12वीं के सभी सब्जेक्टों की जो कंप्लीट सिलेबस है चैप्टर वाइज, और दोस्तों जो उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना दोस्तों उनकी है, दोस्तों मैंने वही क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर यानी डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप दोस्तों वहाँ से भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये विज्ञान की है हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। हम आज दोस्तों चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी। दोस्तों मेरी आपसे बस एक ही अनुरोध है कि दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जो आपके दोस्त हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर पहुँचाए जो कक्षा 10 में है, और दोस्तों जो कक्षा 12 में है उन तक भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 12 से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट की हो। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, दोस्तों आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है वो पूछे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे वो जरूर देखें। यानी जो दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी दोस्तों उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आ रहे हैं, या दोस्तों आने की इनकी संभावना यानी 99% है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दे जो कक्षा 10 में हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 क्या है? आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? यानी दोस्तों जो आनुवांशिकता है उसका जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को किसे दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि संकर तथा संकरण किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन है मैं आप सभी को आज ही अपनी इस क्लास में ही याद कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछता है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, दोस्तों आपके नाम पर आना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। किसे दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? जब विपयासी लक्षणों वाले नर यानी दोस्तों यानी दोनों यानी अलग अलग हो, विपयासी लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य नर तथा दोस्तों मादा 2 बार इसमें लिखा गया, नर तथा मादा के मध्य जनन कराया जाता है। इस क्रिया को संकरण द्वारा उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। यानी दोस्तों इस क्रिया को संकरण और संकरण द्वारा उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। तो दोस्तों वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? जब विपरीत, दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं विपरीत। दोस्तों आप इसे विपरीत दोस्तों यानी विपरीत लक्षणों वाले, दोस्तों एक नर के लक्षण अलग हो और दोस्तों मादा के लक्षण अलग हो। तो दोस्तों जब की बात करा जब विपरीत लक्षणों वाले नर यानी नर का मतलब दोस्तों जो आदमी होता है नर तथा मादा यानी नर तथा मादा के मध्य जनन कराया जाता है, उन दोनों के मध्य जनन कराया जाता है, तो इस क्रिया को संकरण और संकर यानी जब उनके बीच जनन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। और संकरण द्वारा उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। यानी जब अगर जो जनन कराया जा रहा है नर और मादा के मध्य जनन कराया जाता है उसे तो संकरण कहते हैं, और संकरण द्वारा उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। यानी जो उनके द्वारा उत्पन्न संतान हो रही है यानी जो उनके द्वारा बच्चा पैदा हो रहा है उसे संकर कहते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। दोस्तों पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। यानी दोस्तों जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं उनका विवरण दीजिए। पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। यानी मनुष्यों में एलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम के अतिरिक्त पाए जाने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। दोस्तों मनुष्य में एलिंग गुणसूत्र के या ऑटोसोम के अतिरिक्त, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऑटोसोम यानी मनुष्य में 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम के अतिरिक्त पाए जाने वाले गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र का मतलब दोस्तों जिनसे लिंग का निर्धारण हो। लिंग का निर्धारण आप समझिए, यानी दोस्तों अगर
वो फीमेल है, यानी होने वाला बच्चा फीमेल है या होने वाला बच्चा मेल है, यानी लड़का है या लड़की, ये किससे डिसाइड होगा दोस्तों? वो लिंग गुणसूत्र से यानी डिसाइड होता है, और वो भी किससे? मेल वाले लिंग गुणसूत्र से डिसाइड होता है। यानी उदाहरण के तौर पर समझिए दोस्तों, आप उदाहरण के तौर पर समझिए, यानी जो एक बार पहले आप इसे देखिए, यानी लिंग गुणसूत्र कहते हैं पुरुषों में 2 असमान लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी दोस्तों पुरुषों में असमान लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। अगर जबकि महिला की बात करता हूँ दोस्तों, महिला में समान लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में, यानी पुरुषों में कौन से पाए जाते हैं? पुरुषों में असमान लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से एक को एक्स क्रोमोसोम व दूसरे को वाई क्रोमोसोम कहा जाता है। इसमें से एक को एक्स क्रोमोसोम क्या कहेंगे दोस्तों, और दूसरे को वाई क्रोमोसोम कहा जाता है। इसका अर्थ है कि पुरुष विषम युग्मी होते हैं, यानी दोस्तों पुरुष विषम युग्मी होते हैं। विषम युग्मी दोस्तों इनके जो गुणसूत्र होते हैं वे अलग होते हैं। इन एक्स वाई लिंग गुणसूत्रों को एक बड़ा व दूसरा वाई आकार का छोटा होता है। यानी दोस्तों इस एक्स वाई ग्रुप में एक बड़ा व दूसरा वाई आकार का छोटा होता है। इन दोस्तों जो एक्स होगा वो बड़ा होगा और जो वाई होगा दोस्तों वो छोटा होगा। वाई में ही पुरुष जीन लक्षण होते हैं, वाई में ही पुरुष जीन के लक्षण होते हैं, पुरुष जीन के लक्षण होते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे आपके सामने मैं ये लिया, आपके सामने ये है दोस्तों, यानी जो मेल है दोस्तों, जो पुरुष है दोस्तों, जो पुरुष है उसमें कौन कौन से पाएंगे दोस्तों? जो पुरुष है उसमें पाए जाएंगे दोस्तों, पुरुष के अंतर्गत पाए जाएंगे एक्स और वाई दोस्तों, एक्स और वाई दोस्तों। अगर पुरुष का एक्स मिलता है तो क्या बनेगी दोस्तों? लड़की बनेगी, यानी लड़की पैदा होगी। और दोस्तों जो पुरुष का वाई मिलेगा तो क्या पैदा होगा दोस्तों? लड़का पैदा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी अगर बच्चा पैदा होता है तो दोस्तों अगर लड़की या लड़का जो भी पैदा हो रहा है वो किसके गुणसूत्र से पैदा होते हैं? मेल के फीमेल से। यानी दोस्तों जो महिला है दोस्तों, उसमें महिला में कौन सा गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? महिला में दोनों एक्स पाए जाते हैं। अगर महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो दोस्तों क्या बनेगा? वहाँ बनेगा लड़का। और दोस्तों जो महिला का एक्स और पुरुष का भी एक्स मिलेगा तो दोस्तों वहाँ क्या बनेगी? लड़की बनेगी, वहाँ लड़की बनेगी। तो दोस्तों ये यही कह रहा है कि मनुष्य में एलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम के अतिरिक्त पाए जाने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जिनसे लिंग का निर्धारण होता है। पुरुष में 2 असमान लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुष में 2 असमान लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम व दूसरे को वाई क्रोमोसोम कहते हैं। एक तो दोस्तों एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। इसका अर्थ है कि पुरुष विषम युग्मी होते हैं। इन एक्स वाई लिंग गुणसूत्र का एक बड़ा व दूसरा वाई आकार का छोटा होता है। वाई में ही पुरुषों के जीन लक्षण होते हैं, यानी दोस्तों वाई में ही पुरुषों के जीन लक्षण होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम लिखा हुआ प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। यानी डीएनए का दोस्तों पता नहीं कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि दोस्तों डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए की परिभाषा लिखिए दोस्तों, ऐसा पूछा जाता है। तो दोस्तों डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है। रेखिक अणु डीएनए में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के संश्लेषण हेतु सूचना क्रेडिट रूप में संग्रहित होती है। यानी रेखिक अणु वाले डीएनए में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के संश्लेषण हेतु सूचना क्रेडिट रूप में संग्रहित होती है। यानी दोस्तों सूचना क्या होती है दोस्तों? सूचना इकट्ठी होती है, किसमें? क्रेडिट रूप में दोस्तों सूचना इकट्ठी होती है। दोस्तों अब यानी आगे चलता हूँ मैं। दोस्तों जो ये होता है, यह डीएनए का एक खंड जीन किसी एक विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण हेतु उत्तरदायी होता है। यानी डीएनए का एक खंड जीन किसी विशिष्ट प्रोटीन्स के संश्लेषण हेतु उत्तरदायी होता है। डीएनए संदेशवाहक या दूत आरएनए को अपनी सूचना का स्थानांतरण करता है। यानी दोस्तों किसे डीएनए संदेशवाहक या दूत, यानी डीएनए किसे देगा? डीएनए आरएनए को देता है, अपनी सूचना का स्थानांतरण करता है। यह दूत आरएनए एमआरएनए को कोशिका द्रव्य जातक कर प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेता है। इसी प्रकार किसी प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल के सटीक क्रम की सूचना होते हुए प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। यानी दोस्तों सबसे पहले डीएनए के पास आएगी, उसके बाद आरएनए के बाद, और उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण करता है। दोस्तों अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन की बात करते हो। मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या करो और पृथक्करणीय युग्मों की शुद्धता का नियम को बताइए। दोस्तों मेंडल ने इस नियम के अनुसार जोड़ों के कारक जीन युग्मों के निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये युग्मक जोड़ों को
एक ही जीन में पहुंचाते हैं, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों ये इतनी बार परीक्षा में पूछा गया है, क्या तो मेंडल के पृथक्करणों का नियम की व्याख्या करो, इस नाम से आता है, या दोस्तों युग्मकों की शुद्धता का नियम भी क्या किसे कहते हैं, इस तरह से ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों मेंडल के इस नियम के अनुसार, यानी दोस्तों मेंडल के इस नियम के अनुसार जीन के कारक जीन युग्म का निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी जीन के कारक जीन निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक युग्म में जोड़ों का एक ही जीन पहुंचता है, यानी एक युग्म में जोड़ों का एक ही जीन पहुंचता है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब समझिए दोस्तों, जैसे अगर मेंडल ने मटर के पौधों पर करा, अभी मैं बताऊंगा कि दोस्तों मटर के पौधे पर उसने अपने परीक्षण क्यों किए थे। यानी मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा, यानी दोस्तों जो दोनों बड़े टी हैं वो तो शुद्ध लंबे पौधे हैं, और दोस्तों जो छोटे टी हैं वो शुद्ध बोने पौधे हैं। यानी दोस्तों हमने 2 टी लिए, बड़ा टी और दोस्तों छोटा टी, 2 बड़े टी लिए दोस्तों, 2 ही छोटे टी लिए। अब दोस्तों हमने मिलाया, यानी इस वाले बड़े टी को लिया दोस्तों और इस वाले छोटे टी को लिया, तो दोस्तों क्या बना, इसमें बना सभी संकर लंबा। यानी दोस्तों जो बड़ा टी और जो छोटा टी होगा दोस्तों उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे संकर लंबा पौधा कहेंगे, संकर लंबा पौधा कहेंगे। दोस्तों अगर एक बार और समझिए, अगर दोनों टी बनते हैं, अगर बड़ा टी बनेगा तो दोस्तों शुद्ध लंबा, दोनों छोटे बनेंगे शुद्ध बोना टी, और दोस्तों अगर दोनों एक छोटा और एक बड़ा टी बनेगा तो शुद्ध संकर लंबा पौधा कहलाएगा, शुद्ध संकर लंबा पौधा कहलाएगा, शुद्ध संकर लंबा पौधा कहलाएगा। तो दोस्तों अब यानी हमने अगर इस टी की इस वाले टी से करी तो दोस्तों शुद्ध संकर लंबा, दोस्तों इस टी की अगर इस टी से करवाई तो दोस्तों इसमें भी ये मिलेगा, दोस्तों इस वाले टी की इस टी से करवाई जब भी ये मिलेगा, और दोस्तों इस टी की इससे टी करे जब भी इससे। यानी दोस्तों अगर हमने इन चारों की आपस में वो करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो दोस्तों सभी संकर लंबे पौधे मिलेंगे, सभी संकर लंबे पौधे मिलेंगे, संकर लंबे पौधे मिलते हैं। अगर सभी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, इसमें सभी संकर लंबे पौधे मिलते हैं। अब मैं चलता हूँ अगली तरफ, अगले पेज पर। सभी संकर लंबे पौधे मिलते हैं। अब दोस्तों यानी जैसे ही इसमें आया, यानी हमने इसके कराए, उसके बाद में हमने जो सभी संकर लंबे पौधे हैं उनकी आपस में क्रिया करा दी। सभी संकर लंबे पौधे कैसे, यानी दोस्तों उदाहरण के तौर पर मानिए, जैसे हमें उसमें पिछली वाली पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे आए थे, आपने देखे कि सभी संकर लंबा पौधे हैं, तो दोस्तों इन सभी की तुलना मैंने आपस में करा दी। कैसे, जैसे संकर लंबा पौधे, यानी इनकी सभी की आपस में तुलना करा दी, टी। तो दोस्तों ये वाला टी इस वाले टी से जाकर मिला, तो दोस्तों इसका क्या बनेगा, ये दोस्तों कौन सा है, शुद्ध लंबा है। फिर दोस्तों ये वाला टी इस वाले टी से मिला, तो दोस्तों ये संकर लंबा है। फिर दोस्तों ये वाला टी इस वाले टी से मिला, तो दोस्तों ये भी संकर लंबा, और दोस्तों ये वाला टी इस टी से मिला, दोस्तों ये शुद्ध दोस्तों ये हो गया शुद्ध बोना। तो दोस्तों आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको ये कौन से मैंने बताए थे, ये संकर लंबे हो गए, ये दोस्तों ये वाला, ये दोनों संकर लंबे हो गए। ये दोस्तों कौन सा, दोस्तों शुद्ध लंबा, संकर लंबा, और दोस्तों ये शुद्ध बोना पौधा। यानी जो हमारे पास शुद्ध लंबा पौधा क्या है दोस्तों, शुद्ध लंबे पौधे बताए थे, अगर 2 बड़े टी आते हैं तो शुद्ध लंबे पौधे होंगे, और दोस्तों कौन सा है, एक है। अगर संकर लंबा पौधे की बात करें तो दोस्तों कौन से हैं, 2 हैं, क्योंकि एक टी वाला और एक टी वाला। और दोस्तों शुद्ध बोने पौधे की बात करेंगे तो दोस्तों एक ये है। यानी शुद्ध लंबा, संकर लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा, एक के इस रेशो में ही आगे। अब दोस्तों मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ, इसकी परिभाषा कैसे है। शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराने पर, यानी दोस्तों शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये इस वाले की बात कर रहा कि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा, यानी कह रहा है शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में संकर लंबे प्राप्त होते हैं। दोस्तों हमें कौन से प्राप्त हुए, यानी ये इसमें दिखा रखा कि सभी संकर लंबे होते हैं। दोस्तों एक छोटा टी और एक बड़ा टी होगा तो दोस्तों संकर लंबे पौधे होंगे। तो कह रहा है सभी संकर लंबे पौधे होते हैं प्रथम पुत्रीय पीढ़ी के पौधों में स्वयंपरागण कराने पर, यानी प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए दोस्तों, इन सभी की आपस में क्रिया कराने पर F2 पीढ़ी में प्रथम में शुद्ध लंबे संकर लंबे और शुद्ध बोने पौधे 1 और 2 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये दे शुद्ध लंबा 1, संकर लंबे 2 और शुद्ध बोना पौधा 1 2 के अनुपात में यानी प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि युग्मक निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन पृथक यानी अलग हो जाते हैं, और एक युग्म में एक लक्षण वाले जीन पृथक हो जाते हैं, और एक नए युग्मक में
एक लक्षण का एक ही जीन पहुंचता है। क्या? एक लक्षण का एक ही जीन पहुंचता है। यानी इससे स्पष्ट है कि युग्मक निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन पृथक, यानी जो अलग अलग वाले जीन है ना, अलग लक्षणों वाले, वे जीन अलग पृथक अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में एक लक्षण वाला जीन ही पहुंचता है। यानी एक युग्मक में एक ही लक्षण वाला जीन पहुंचता है और एक युग्मक में एक लक्षण का ही जीन पहुंचता है। अब मैं दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। यानी दोस्तों लक्षण पुरुष फिनोटाइप तथा जीन पुरुष फिनोटाइप में क्या अंतर है? दोस्तों लक्षण पुरुष फिनोटाइप जीव के प्रेक्षणीय लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाते हैं। यदि दोस्तों जीन के प्रेक्षणीय लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाते हैं। दोस्तों जीव के जो प्रेक्षणीय लक्षण होते हैं, यानी दोस्तों जो जीव के प्रेक्षणीय जो लक्षण होंगे वे लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाते हैं। जैसे पौधों का लंबापन और बोनापन। वो क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार और समझिए। वो कह रहा है दोस्तों जो जीव के प्रेक्षणीय लक्षण तथा लक्षण और लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाते हैं। जैसे पौधों का लंबापन और बोनापन। पौधों का बीज का आकार का रंग आदि किसी विशिष्ट लक्षण प्रारूप का जीव शुद्ध भी हो सकता है, संकर भी हो सकता है, लंबा पौधा टी हो सकता है या टीटी भी हो सकता है। अब बात करूँ मैं जीव प्रारूप किसे कहते हैं, जिसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। जीवों का आनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाता है। यानी जीव का आनुवांशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाता है। जैसे शुद्ध लंबा पौधे का जीनोटाइप टीटी, संकर लंबे पौधे का जीनोटाइप टीटी तथा बोने पौधे का जीनोटाइप टीटी होता है। दोस्तों अगर आपके पास शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप कौन सा होगा दोस्तों? डबल टी होगा। अगर संकर लंबा पौधा है तो दोस्तों एक छोटा टी एक बड़ा टी होगा तथा बोने पौधे का जीनोटाइप टी होगा। यानी दोस्तों अलग अलग जीन को निर्धारित करने के लिए अलग अलग जीनोटाइप रखा गया है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना? यानी दोस्तों अगर वो मटर का पौधा ना लेकर यानी किसी और चीज़ का पौधा ले लेता दोस्तों, उसने बैंगन का ले लेता, तोरी का ले लेता, भिंडी का ले लेता, घेे का ले लेता दोस्तों, उसने यानी मटर का पौधा ही क्यों चुना? तो दोस्तों मटर का पौधा एक वर्षीय व आसानी से उगने वाला पौधा है। नहीं दोस्तों मटर का पौधा एक वर्ष में ही और आसानी से उगने वाला पौधा है। यानी दोस्तों आप मटर को हर साल उगा सकते हो और दोस्तों एक वर्ष में उगने वाला पौधा है और आसानी से उग जाता है। ये मटर का पौधे की खासियत होती है। इसमें स्वपरागन होता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार परपरागन भी सुगमता से ही कराया जा सकता है। यानी दोस्तों इसमें स्वपरागन होता है लेकिन आवश्यकता के अनुसार। स्वपरागन का मतलब दोस्तों यह है अपना आप एक दूसरे से, यानी अपना नर मादा पे एक्टिव, यानी नर मादा की तरफ को जाता है और दोस्तों मादा नर की तरफ को जाती है। इसमें स्वपरागन यानी अपना परागन हो जाता है, जिससे मटर के पौधे में यानी बीज या मटर पैदा हो जाती है। लेकिन इसमें आवश्यकता अनुसार परपरागन का मतलब यानी दोस्तों कृत्रिम रूप से भी इनमें परागन कराया जा सकता है। एक ही पौधे से अनेक बीज प्राप्त होने के कारण, यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आप जब खेतों में मटर बोते हो तो दोस्तों जो मटर वो मटर है, आप सब मटर सेम होते हैं। इस तरह दोस्तों आप मटर को, जैसे ही मटर की फसल उगती है तो दोस्तों आप उसमें से कुछ मटर तोड़कर अपने पास सुखा लीजिए और दोस्तों आप उसे भी खेत में बो सकते हो। अनेक बीज के कारण परिणामों का विश्लेषण प्राथमिक व आसान होता है। दोस्तों एक मटर के पौधे से अनेक बीज प्राप्त होते हैं, जिनसे आप परिणामों का विश्लेषण प्रामाणिक व आसान होता है। अब मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन, जैव विकास क्या है? डार्विन के प्रणवाद को समझाइए। दोस्तों विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल हेतु जीवों के समय के साथ होने वाले परिवर्तन। यानी दोस्तों विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल, यानी दोस्तों विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल, यानी जो विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल हेतु जीवों में समय समय के साथ, यानी जीवों में समय समय के साथ होने वाले परिवर्तन, जीवों में समय समय के साथ होने वाले परिवर्तन के कारण समान पूर्वजों से भिन्न भिन्न गुण वाले जीवों का अवतरण व ही विकास है। ये दोस्तों क्या करा? विभिन्न पर्यावरण और परिस्थिति के लिए अनुकूल हेतु जीवों के समय के साथ होने वाले परिवर्तन के कारण समान पूर्वजों से भिन्न भिन्न गुण वाले जीवों का अवतरण ही पर विकास कहलाता है। ये दोस्तों आप सभी जानते हैं कि
जब हमारे पूर्वज यानी जैसे आदि मानव थे दोस्तों, वे जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, घास फूस वगैरह खाते थे। तो दोस्तों जब वे घास फूस वगैरह खाते थे दोस्तों, अब हम उनके जैसे नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे वहाँ पर्यावरण और परिस्थिति के अनुसार हमारे में बदलाव आता जा रहा है। तो दोस्तों यह भी कह रहा है कि पर्यावरण और परिस्थिति के अनुसार जो जीवों में जो परिवर्तन होता है, अवतरण ही विकास कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ डार्विन के दोस्तों, डार्विन के प्राकृतिकवाद सिद्धांत, यानी डार्विन के प्राकृतिकवाद सिद्धांत, डार्विन के प्राकृतिकवाद सिद्धांत को पढ़ेंगे दोस्तों। वो कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में प्राकृतिकवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने? चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में प्राकृतिकवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसकी महत्वपूर्ण हेडिंग है दोस्तों, ये मैंने उसकी हेडिंग लिखी है, यानी जातीय संघर्ष, यानी जो जातियों में संघर्ष होता है दोस्तों, एक तो ये प्रस्तुत किया है उन्होंने। दूसरा विभिन्नताएं व आनुवांशिकी, विभिन्नताएं और आनुवांशिकी हो जाती है, यानी जातीय यानी जातों में संघर्ष होता है, विभिन्नताएं यानी उनकी अलग अलग विभिन्नताएं हो जाती है, और आनुवांशिकताएं हो जाती है। योगतम की उत्तरजीविता, यानी योगतम की उत्तरजीविता होती है। प्राकृतिक चयन होता है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ये डार्विन का वो होता है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, यानी जातीय संघर्ष होता है, विभिन्नताएं व आनुवांशिकता होती है, योग्यताओं की उत्तरजीविता होती है, प्राकृतिक चयन और नई जातियों की उत्पत्ति होती है, प्राकृतिक का चयन और नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी यानी जो कक्षा 10 की जो साइंस की वीडियो थी आनुवांशिकता को लेकर। दोस्तों कक्षा 10 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो थी दोस्तों, क्लास 10 साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो दोस्तों इन सभी का जो चैनल, जो इन सभी का पीडीएफ है वो व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर इस सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, चाहे हिस्ट्री, इन जो कक्षा 10 के हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कॉमर्स, साइंस, दोस्तों उन सभी की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर वहाँ से वे सभी वीडियो देख सकते हो उनकी प्लेलिस्ट अनुसार। दोस्तों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज वीडियो करा रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें दोस्तों, यही आपसे मेरी एक विनती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।